एक स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अगर डिटेल्ड अकाउंट देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना है कि क्लोरोप्लास्ट कोई स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन बल्कि ये एक टाइप है एक सेल ऑर्गेनेल का जिसका नाम प्लास्टिड है। तो इटसेल्फ क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल का टाइप है जो कि प्लास्टिड से डिराइव होता है। प्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट का एक बाकी टाइप्स के तरह क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप है प्लास्टिड का। तो हमारा जो यहाँ पर काउंट होगा क्लोरोप्लास्ट का, तो यहाँ पर हम इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड की तरफ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट, किस तरह का ऑर्गेनेल है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। मजीद इसके आगे हम फिर बायोजेनेसिस इसका देखेंगे और ओरिजिन इसका देखेंगे और इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड पहली बार यूज की थी स्किपनर ने 1885 में, और इसी ने क्लासिफाई किया था प्लास्टिड्स को तीन टाइप्स में इसने इसको बांटा था। एक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में उन्होंने कहा था कि ल्यूकोप्लास्ट हम उन्हें कहते हैं जो ल्यूको यानी व्हाइट, ल्यूको हम कहते हैं व्हाइट को, तो ल्यूको मीन्स व्हाइट। इसी तरह से प्लास्ट मीन्स लिविंग। दैट मीन्स ल्यूकोप्लास्ट एक व्हाइट कलर्ड लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ये क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ये प्लास्टिड का ही पार्ट है लेकिन कलरलेस पार्ट है। और कहाँ पर होता है? ये एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म काफी छोटा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तब सूरत में प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये एक्चुअली फूड स्टोरिंग प्लास्टिड है, यहाँ पर फूड स्टोरेज है। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं तो ऐसी सूरत में इनको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। और अगर ये लिपिड को स्टोर करते हैं तो थियोप्लास्ट कहते हैं। अगर ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो प्रोटीनियोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट्स को भी हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है: एमाइलोप्लास्ट, थियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, डिपेंडिंग अपॉन the type of food, the type of nutrient store, ये कौन से न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं उस बात पे डिपेंड करता है। तो जहां पर प्लांट रिसीव नहीं करता लाइट, ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं। यानी कि जहां पर प्लांट रिसीव नहीं करता लाइट, ये वहां पर होते हैं, यानी कि ये लीव्स में तो नहीं होंगे, क्योंकि लीव्स रिसीव करते हैं लाइट को, ये वहां पर नहीं होंगे। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी डिराइव हुआ है दो वर्ड से। क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमो का मतलब कलर होता है, प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। प्लास्ट मीन्स लिविंग, ठीक है, प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग। यहाँ पर इसका फिर मतलब क्या निकलता है? तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब निकलता है कि ये एक कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, डायरेक्टली कलर्ड प्लास्टिड, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं और पिगमेंट्स जैसे कि ज़ैंथोफिल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के कलर्स इनमें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फ्लावर का कलर, वो फ्लावर्स में कलर येलो होता है, कुछ में ऑरेंज होता है, रेड होता है, और ये फ्लावर्स मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनके आपने कई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कलर देखा होगा। तो ये क्रोमोप्लास्ट उन्हीं सबस्टेंसेस में, उन्हीं चीजों में प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास दो टाइप के हैं, थियोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये डिपेंड करते हैं कलर डिस्टिंग्विशिंग, इनको क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। इसके बाद आता है हमारा
मेन प्लास्टिड जिसको एक्चुअली हमें डिटेल करना है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरो से वर्ड क्लोरो से निकला है, जिसका मतलब है ग्रीन। प्लास्ट चूंकि लिविंग होता है, यानी कि एक ऐसा लिविंग सेल ऑर्गेनेली है जो ग्रीन कलर का होता है। तो ये सिर्फ वो वाले पार्ट्स कैरी करते हैं जो ग्रीन होते हैं। जिनमें ग्रीन कलर होता है उनमें ही ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गा होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। क्योंकि एक्चुअली जिस तरह से कैरोटीनॉइड्स क्रोमोप्लास्ट में कलर देते हैं, या रोडोप्सिन, ज़ैंथोफिल्स, लिथ्रोफिल, ऐसे कलर्स प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट में उनको ये पिगमेंट्स, उसी तरह से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी होते हैं जो एक्चुअली इम्पार्ट करते हैं कलर को क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट में ये एक और खासियत होती है, इनके पास अपना डीएनए होता है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और अपना आरएनए होता है, जो कि इस क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस बना देता है। यानी सेमी ऑटोनॉमस मतलब होता है खुद मुख्तियार होना बहुत हद तक। ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक ये खुद मुख्तियार होते हैं। स्किमर के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के हिसाब से, उनके थॉट से हिसाब से, जो प्लास्टिड होते हैं ये किसी भी वक्त किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये इनमें ये सलाहियत है, ये अपना नेचर इन तीन में कोई भी बदल सकता है according to need and utilization. बात है इनके historical background पे। Chloroplasts were described in 17th century by Leeuwenhoek, जिन्हें आप जानते हैं, and Grew। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को डिस्क्राइब करने वाला जो शख्स था, क्लोरोप्लास्ट को डिस्क्राइब करने वाला, प्लास्टिड को नहीं, क्लोरोप्लास्ट को डिस्क्राइब करने वाला जो शख्स था वो 17th सेंचुरी में ग्रीव और लिवेनहॉक थे। प्लास्टिड टर्म सबसे पहले ने ही इस्तेमाल की थी 1885, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। तो उन्होंने ही प्लास्टिड्स को क्लासिफाई भी किया है। यहाँ पर और तीन बायोलॉजिस्ट्स हैं जिनका नाम है मेयर, स्किमिटिस और स्किम्पर, जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट को प्रूव किया कि ये एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट से ही पैदा होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि सेल थ्योरी के हिसाब से शॉन एंड शेरिडन ने कहा था कि सेल जो है वो एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है, यानी कि नई सेल्स पुरानी सेल से ही जन्म लेती है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी पुराने क्लोरोप्लास्ट से ही बनता है। ऐसे ही एवई में कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट खुद ही नहीं बन सकता। विस्टर और स्टॉल ने क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और इसके ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी को कैरेक्टराइज किया। यानी कि पहली बार सेल से आइसोलेट करने वाली शख्सियत जो थी, क्लोरोप्लास्ट को अलग करने वाली जो शख्सियत थी, वो थे विल्स्टर और स्टॉल। इन्होंने सेल से पहली बार क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया था और उसमें से क्लोरोफिल ए और बी को कैरेक्टराइज किया था। इसमें आते हैं जूलियस सेक्स, जिन्होंने क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट से मैं देखा था और उनको क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट से बिल्कुल ये बता दिया कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही नहीं बल्कि अलग सेल्स में भी है। यानी कि क्लोरोफिल फाइंड है क्लोरोप्लास्ट में, और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्लांट सेल्स में बल्कि और ऑर्गेनिजम्स भी है जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल एल्गी है, उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं होमोजीनसली साइटोप्लाज्म में, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं होता, ये क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक सेल में कभी एक नहीं होते।
कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के ये वरना बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। अलगी में अगर देखा जाए तो वहां पर आपको ये 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक ही सेल में मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेल में आपको 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे। तो इन केस अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर एडिक्वेट हुआ सेल में, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात सेल के लिए नहीं होती है, क्योंकि इनको इंक्रीज किया जा सकता है डिवीजन से। तो इनका डिवीजन भी होता है सेल के डिवीजन के वक्त इनका तो होता ही है, लेकिन विद इन द सेल भी ये अपना डिवीजन कर सकते हैं। उसकी ये वजह है क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो सकता है और ये अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, रिजेनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस इससे साबित होता है कि क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है, यानी अपनी मशीनरी को खुद चला सकता है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होती है। यानी कि इसके पास डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। डीएनए क्लोरोप्लास्ट का जो होता है ये बिल्कुल वैसा ही डीएनए होता है जैसे एक नॉर्मल डीएनए को देखा जाता है, लेकिन ये उससे छोटा होता है और ये सर्कुलर होता है। ठीक है, ये सर्कुलर शेप सर्कल शेप में होता है और ये छोटा नॉर्मल जो न्यूक्लियस का डीएनए होता है उसकी एवरेज लेंथ से काफी छोटा होता है, क्योंकि एक्चुअली इसे सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली को कंट्रोल करना है, दैट टू नॉट फुली। ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करना है कि ये अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूक्लियस ही काम करता है, लेकिन कुछ हद तक इसकी अपनी खुदमुख्तियारी है, खुद कुछ इसमें पावर है जिसकी वजह से प्रोटीन्स को जनरेट करने का इसमें पावर है। राइबोसोम्स को अगर देखा जाए तो इसके अंदर वो वाले राइबोसोम्स नहीं पाए जाते जो एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में यानी एटीएस टाइप राइबोसोम पाया जाता है, बल्कि इसमें वो वाला राइबोसोम पाया जाता है जो कि बैक्टीरियल राइबोसोम होता है, यानी 70s टाइप। कि हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम्स होती है, 70s टाइप और 80s टाइप। 80s टाइप नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा बैक्टीरियल राइबोसोम होता है, बैक्टीरियल राइबोसोम हमारा 80s टाइप नहीं होता है, वो 70s टाइप होता है। इसमें भी जो राइबोसोम होता है वो भी 70s टाइप ही होता है। तो ये भी राइबोसोम भी प्रोटीन्स को बना सकता है। अब 70s होता है तो इसमें सेडिमेंट कोएफिशिएंट छोटा होने की वजह से ज्यादा प्रोटीन्स को नहीं बना सकता, ये छोटे छोटे प्रोटीन्स लेकिन बना सकता है अंडर द गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए कोडिंग चाहिए होती है, वो कोडिंग डीएनए से आती है, और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है तो वो कोड्स क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, और आखिरकार उसका कोड जो होता है वो आरएनए में तब्दील होता है। आफ्टर आरएनए से राइबोसोमल प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो यानी कि इससे ये साबित होता है कि क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे काम खुद भी कर सकता है अपने डीएनए की वजह से, अपने राइबोसोम्स होने की वजह से बहुत सारे प्रोटीन्स को खुद ही बना सकता है। ये प्रॉपर्टी इसमें होती है। बात है इसकी केमिकल कंपोजिशन पे, तो अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, इसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन से भरा हुआ है। प्रोटीन इसमें 5 to 55 वेट होते हैं। ठीक है, 35 से लेकर 55% आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, इंसॉल्युबल जिसमें से 80% है, यानी कि उसमें से उन प्रोटीन्स में से 80% इंसॉल्युबल प्रोटीन्स है, यानी कि जो सॉल्युबल नहीं है, यानी कि जो मिक्स नहीं होते, हल नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते। 35 to 55% प्रोटीन से बना हुआ होता है ये क्लोरोप्लास्ट। लिपिड्स इसमें होते हैं, ये लिपिड से भी बना हुआ होता है, इसमें लिपिड भी होता है 20 से 30%। और लिपिड्स कैसे कैसे होते हैं? लिपिड्स फैट की सूरत में होते हैं, स्टीरॉल की सूरत में होता है, स्टीरॉइड्स जिनको बाद में कहा जा सकता है, वैक्स की सूरत में, और फॉस्फेटाइड्स की सूरत में, यानी फॉस्फोरस कंपाउंड्स की सूरत में। वैक्स जैसा कि आप जानते हैं कैंडल
भी एक वैक्स होता है, ठीक है, वैक्स कोटिंग से बना होता है, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट को वाटर से बचा लेता है, ठीक है, ये जो आसान हाइड्रोफोबिक वैक्स, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये इसका एक ऐसा लेयर बन जाता है इर्द-गिर्द, तो इसको बहुत सारी चीजों को जिससे वो कंट्रोल में ला सके, ठीक है, वो उनको कंट्रोल करे, अंदर बाहर जाने में थोड़ी सी दिक्कत ला पाए, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा चीज अंदर नहीं आ सकता जो जिसे वैक्स नहीं छोड़ता। कार्बोहाइड्रेट्स वेरी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप सेल टू सेल कितनी है, सेल्स है और किस जगह पर क्लोरोप्लास्ट है, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स उसी परसेंटेज में होते हैं, लेकिन यूजुअली ये 10% के ही आसपास रहते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल 9% बाय वेट होता है, जिसमें से 75% क्लोरोफिल ए होता है और 25% क्लोरोफिल बी होता है। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये 4.5% होते हैं, जिसमें से 75% तो ज़ैंथोफिल होता है और कैरोटीन 25% होता है। इसके मजीद इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है जो आरएनए की सूरत में और डीएनए की सूरत में मौजूद होता है, यानी कि इसमें लगभग 0.02% डीएनए होता है और 3 to 4% आरएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट कुछ मेटालिक आयंस भी पोजेस करता है, जैसे कि आयरन इनमें होता है, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है और जिंक होता है, तो ये चीजें मिलकर क्लोरोप्लास्ट को बना देती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली क्या क्या होता है, ये किस किस चीज से बनता है। तो पहले तो सबसे ऊपर इसकी कवरिंग होती है जिसे हम एनवेलप कहते हैं, जिस तरह न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरह से साइड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी एनवेलप होता है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यानी कि पहले एक मेम्ब्रेन होता है, के बाद यहाँ दूसरा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है जो एक डबल मेम्ब्रेन की सूरत इख्तियार करता है, ठीक है, इसे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन होते हैं सराउंडिंग में जो सराउंड करता है इस पूरे सेल ऑर्गेनेली को। इसमें अपना मैट्रिक्स होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका अपना मैट्रिक्स है, अपना मैट्रिक्स पोजेस करता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट जो अगर हम देखेंगे तो जो इसका अपना फ्लूइड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इसका अपना फ्लूइड होता है, जो जिस तरह बाकी सेल ऑर्गेनेल्स का अपना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, सेल साइटोप्लाज्म कहलाता है जो बाहर होता है, उसी तरह से जो इसके अंदर मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स स्ट्रोमा कहलाता है, इसके फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। तो इस ये थोड़ा सा बाकी फ्लूइड से थोड़ा सा होता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे प्रोटीन्स, राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होता है इस फ्लूइड में, तो इस वजह से जो स्ट्रोमा है वो जेल लाइक फ्लूइड होता है। स्ट्रोमा साइट होती है, स्ट्रोमा में ही एक्चुअली साइट होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की भी, यानी कि जो आप फोटोसिंथेसिस करते हो, यू नो दैट इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो वो अपना फूड बनाते हैं, जो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना जरूरी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करना जरूरी है। जो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है एक्चुअली स्ट्रोमा में ही होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट के इसी लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है फॉर फर्दर रिएक्शंस, और स्ट्रोमा में ही शुगर, स्टार्च, फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, यानी कि जो आप शुगर बनाते हो फोटोसिंथेसिस द्वारा वो आपके स्ट्रोमा में ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम थैलाकॉइड्स कहते हैं, और ये स्टेक में होते हैं, यानी कि एक थैलाकॉइड बिल्कुल इस तरह से होता है, एक नीचे होता है, इसके ऊपर फिर एक इस तरह से प्लेट होता है, इसके ऊपर
फिर एक इस तरह से प्लेट होता है, फिर एक इस तरह से प्लेट होता है। इसी को हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। ये स्टेक होते हैं और एक पैल की तरह होते हैं, ठीक है, जिनको इसके बाद इन्हें फिर हम ग्राना कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्राना हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो थैलाकॉइड का प्लेट होता है, जो इसका मेम्ब्रेन होता है, यानी थैलाकॉइड दिल युस आसान छु, इसी के अंदर एक्चुअली जो लाइट पड़ती है लीव्स पे जो लाइट पड़ती है वो एक्चुअली रिसीवर जो होता है उसका, वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है इस साइटोप्लाज्म, इस क्लोरोप्लास्ट का, एक्चुअली पूरी सेल में मौजूद नहीं होता, एक्चुअली थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही मौजूद होता है। तो वहीं एक्चुअली लाइट को रिसीव किया जाता है, जिसकी वजह से खाना बाद में मजीद बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कि किस तरह से ये किस तरह का होता है, ठीक है। ये देखिए आप डिस्क लाइक शेप्स जो यहाँ पर है आपको दिखाई देती है, डिस्क लाइक शेप्स यहाँ पर है आपके पास। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक डिस्क है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर दूसरी डिस्क है, यहाँ पर इसी तरह तीसरी है, इसी तरह यहाँ पर चौथी है। तो इन्हीं को हम थैलाकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो जब सारे के सारे थैलाकॉइड्स आपस में जब सारे के सारे थैलाकॉइड्स आपस में मिल जाते हैं तो उन सारे थैलाकॉइड्स को फिर हम जोड़ के ग्राना कहते हैं, ठीक है। इनको हम ग्राना कहते हैं। तो इसमें जो फ्लूइड होता है, ये जो यहाँ का ग्रेइश कलर आपको दिख रहा है के अंदर, ये एक फ्लूइड, ये इसका मैट्रिक्स है यानी फ्लूइड है, और ये फ्लूइड स्ट्रोमा कहलाता है। यहाँ आप विजिबली देख सकते हैं कि इसके दो मेम्ब्रेन हैं। एक मेम्ब्रेन बाहरी है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अंदर से दूसरा मेम्ब्रेन है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं। यानी कि इस ये एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पोजेस करता है, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल की खासियत है कि यहाँ यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन होता है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा हम लेता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। तो बायोजेनेसिस में ये क्या, हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इसकी जेनेसिस कैसे होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि क्लोरोप्लास्ट डिनोवो ओरिजिन से पैदा नहीं होता, यानी कि खुद ही पैदा नहीं होता, सेल में क्लोरोप्लास्ट खुद ही पैदा नहीं होता, एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट से पैदा होता है। यानी सेल में पहले ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद होना चाहिए, उसी क्लोरोप्लास्ट से अगला वाला क्लोरोप्लास्ट बनाया जा सकता है, उसी को तोड़ के नया क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है। तो इसकी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, इसकी वजह से ये खुद दूसरा क्लोरोप्लास्ट बना लेता है, ठीक है। लेकिन उसमें न्यूक्लियस के डीएनए का भी अहम रोल अदा होता है। तो जो सबसे पहले जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो हम कहते हैं ये एम्ब्रियो इसका है, उसके बाद फीटस है। इसी तरह जब क्लोरोप्लास्ट नया बनता है तो सबसे पहले वो क्लोरोप्लास्टिड कहलाता है, जो सबसे पहला अपीयर होता है। नया क्लोरोप्लास्ट जब बनता है तो उसकी पहली अपीयरेंस को क्लोरोप्लास्टिड कहते हैं, और फिर क्लोरोप्लास्टिड ही डेवलप होकर डिफरेंशिएट होकर क्लोरोप्लास्ट में तब्दील होता है। यहाँ पर सिम्बायोटिक नेचर है क्लोरोप्लास्ट का। सिम्बायोटिक नेचर मतलब को क्लोरोप्लास्ट नो डाउट एक सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। एक क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर सकता है, ग्रो कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, अपना सर्कुलर डीएनए पोजेस करता है, अपना आरएनए पोजेस करता है, इसके पास अपने प्रोटीन सिंथेसिस की एक अपनी मशीनरी है। लेकिन अभी ये सिम्बायोसिस में है। सिम्बायोसिस मतलब को ये तभी सारा अपना खुद ही नहीं कर सकता, इसकी डिपेंडेंस है किसी और चीज पर, और वो कौन है जिस पर इसकी डिपेंडेंस है? वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जीन्स है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो बनने की इंफॉर्मेशन होती है, वो एक्चुअली सेल के न्यूक्लियर जीन्स में ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्लोरोप्लास्ट का
विद अदर सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को अगर सेल से बाहर निकाला जाए तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, वो जिंदा नहीं होगा। नो डाउट क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एक लिविंग एंटिटी है, लेकिन जब उसको आप सेल के बाहर ले जाएंगे तो वहां पर वो मर जाएगा। अब वो क्यों मरेगा? ये साबित करता है कि क्लोरोप्लास्ट अकेले में नहीं रह सकता, उसकी डिपेंडेंस है बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पर। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पर इसकी डिपेंडेंस होने का मतलब है ये कैरी आउट करता है ऐसी कुछ रिएक्शंस जिनमें इसको जरूरत पड़ती है बाकी सेल ऑर्गेनेल्स की। अब क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में किया जाता है, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज भी फोटोसिंथेसिस में ही होता है, जिसमें एक्चुअली लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को टैप किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ मिनट पहले ही कहा कि क्लोरोप्लास्ट का जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, उसके मेम्ब्रेन पर ही एक्चुअली लाइट पड़ती है, उसके मेम्ब्रेन पर ही लाइट पड़ती है। तो वो मेम्ब्रेन, उसी मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्लोरोफिल होता है, वहीं पर ये जो लाइट होती है वो टैप हो जाती है, लाइट टैप गसान, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। उस फेज को जिसमें हम लाइट को टैप करते हैं, एनर्जी को टैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इस फेज को लाइट फेज कहा जाता है। डिटेल्ड अकाउंट इसका लाइट रिएक्शन का आप इंशाल्लाह आगे चलकर टेंथ में देंगे। टेंथ के फोटोसिंथेसिस एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर आप इसको लाइट रिएक्शन को डिटेल्ड पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन वो वाला पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का जहाँ लाइट रे को टैप किया जाता है और उसको लाइट एनर्जी से कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और रही बात डार्क रिएक्शन की, डार्क रिएक्शन अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा CO2 को भी फिक्स करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है क्लोरोप्लास्ट ही। उसी फिक्सेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को एक्चुअली कहा जाता है डार्क फेज, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं होती। और इस प्रोसेस का नाम कैल्विन साइकिल भी है, क्योंकि इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले शख्स जो थे वो कैल्विन थे, और लाइट रिएक्शन या लाइट फेज को डिस्कवर करने वाले हिल थे। इनका इसीलिए हिल रिएक्शन नाम है और डार्क फेज का कैल्विन साइकिल भी नाम है। यहाँ पर कैल्विन साइकिल का ही एक्चुअली वो फेज होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फूड बनाया जाता है। फूड इसी वाले फेज में तैयार होता है। ऊपर वाले फेज में फूड बनाने के लिए सिर्फ एनर्जी तैयार होती है, यानी कि जैसे कि आपको खाना बनाना है तो खाने के लिए आपको पहले एनर्जी भी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी आपको लाइट फेज में तैयार की जाती है और फूड डार्क फेज में तैयार होता है। आपको ये क्लोरोप्लास्ट इसका बना है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता है और इसे क्या फंक्शन करता है ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले सेल ऑर्गेनेली में जो मोस्ट प्रोबेबली विल बी सेल वॉल।